नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और न्यूज़ 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले एक घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें और न्यूज़ 10 की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। 190 से अधिक देशों के नेता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ होंगे शामिल। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज। चुनाव आयोग आज दोपहर 3:30 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोलकाता में अभया के इंसाफ के लिए एकजुट हुए देश भर के जूनियर डॉक्टर। आज ओपीडी और गैर जरूरी सेवा से दूर रहने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगा वक्फ की संपत्ति हड़पने का आरोप। बैठक में आज भी हंगामे के आसार। और राजनयिक गतिरोध बढ़ने के कारण कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत ने किया निष्कासित। कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को भी बुलाया वापस। तो ये थी न्यूज़ 10 की सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अब से कुछ ही देर में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन करेंगे। ये वैश्विक आयोजन 3000 से ज्यादा दूरसंचार और तकनीकी नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाएगा, जिससे भारत डिजिटल संचार और प्रौद्योगिकियों के भविष्य को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत दूरसंचार के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजनों में से एक विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह प्रतिष्ठित आयोजन 15 से 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगा, जिसमें 190 से ज्यादा देशों के 3000 से ज्यादा उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। WTSA एक बहुत बड़ा इवेंट है। साल में 4 साल में एक बार होता है। पहली बार एशिया पैसिफिक में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले कहा था 6G कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया में होगा, और उसी का ये एफर्ट का रिजल्ट है कि आज इतना बड़ा एक इवेंट इंडिया में हो रहा है। भारत मंडपम में लगभग 3000 से ज़्यादा लोग विश्व भर से यहाँ एकत्रित हुए हैं। 160 कंट्रीज़ के लोग लगभग यहाँ पर आए हुए हैं। कई सारे मिनिस्टर्स भी आए हुए हैं, एकेडमिशियंस, विजनरी लीडर्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स, सभी लोगों का ये एक समागम है यहाँ पर। भारत के दूरसंचार विभाग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहली बार विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आयोजन एशिया प्रशांत क्षेत्र में किया जा रहा है। इसमें हम लोग आगे की जो तकनीक टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में विचार कर उनके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। प्रधानमंत्री जी का एक विचार है कि भारत इस रेस में आगे हो। जैसे हम लोगों ने 4G में अपना स्टैक डेवलप किया, 5G भी हम अपना करके अब डिप्लॉय कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा 22 महीने में हमने इसको एस्टैब्लिश किया, और अब 6G में भी यही कामयाबी हमें हासिल हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा ये भारतीय स्टार्टअप और शोध संस्थानों को बौद्धिक संपदा अधिकार और मानक आवश्यक पेटेंट विकसित करने में जटिल समस्याओं को समझने का मौका भी देता है। इस आयोजन के दौरान विश्व नेता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ 6G, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा, मशीन टू मशीन संचार और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी मानक के भविष्य को आकार देने के लिए सहयोग करेंगे, जिससे हमारे डिजिटल भविष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमारा भविष्य डिजिटल है और आज उन मानकों को तैयार कर रहे हैं जो हमारे डिजिटल जीवन को आगे आकार देंगे। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ उत्तम,
मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और वहीं न्यूज़ 10 में बढ़ेंगे आगे, जहां भारत निर्वाचन आयोग आज दोपहर करीब 3:30 बजे एक प्रेस वार्ता करेगा और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इससे पहले चुनाव आयोग के अलग अलग दल दोनों राज्यों का दौरा कर चुके हैं और तैयारियों का भी जायजा ले चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि दोनों राज्यों में साल 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे और नवंबर में ये समय भी पूरा हो रहा है, जिसकी वजह से नवंबर में चुनाव होने की उम्मीद है। तो चुनाव आयोग की तरफ से आज ये प्रेस वार्ता की जाएगी, जिसमें झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे प्रेस वार्ता करेगा। दरअसल इससे पहले चुनाव आयोग की टीम जो है महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों का दौरा कर चुकी है। दोनों राज्यों में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ मुलाकात भी की जा चुकी है। और जिस तरीके से हम देखें तो त्योहारों का भी इस वक्त सीजन चल रहा है, तो ऐसे में त्योहारों का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि वो चुनावों में बीच में ना आए। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में हमारे संवाददाता ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। ऋषि, अगर देखा जाए तो आज 3:30 बजे का इंतजार है जब झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऋषि, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण दिवस है इस मायने में कि जो महाराष्ट्र और झारखंड की जो विधानसभाओं का गठन होना है उसकी आज से हम कहें कि प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और चुनाव आचार संहिता लगते ही राज्य में जो चुनावी माहौल है वो गर्म हो जाएगा। अब तक हमने देखा है कि चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां की हैं, जिसमें उन्होंने खुद राज्य का दौरा किया और उसमें उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के साथ वार्ता की। तो इसके अलावा जो स्टेक होल्डर होते हैं जितने भी चुनाव में, उन सब के साथ उन्होंने बात की। अब बात यह है कि चुनाव की तारीखें किस तरीके की होंगी और कब चुनाव होंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इसमें जो स्थिति अभी तक सामने आई है कि नवंबर के महीने में ये दोनों ही जगह पर चुनाव संपन्न कराए जाने हैं, क्योंकि जो विधानसभा का जो कार्यकाल है उसके लिहाज से ये चुनाव नवंबर तक संपन्न कराया जाना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से महाराष्ट्र की तारीखों को देखें तो इन चुनावों की तारीखों को हम 20 के आसपास मान सकते हैं, 20 नवंबर के आसपास। तो ये जो पूरी परिस्थिति है जिसमें कि दोनों ही राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके अलावा और भी खबरें हैं कि जो उपचुनाव होने हैं, जो खास तौर से 45 के आसपास जो विधानसभा सीटें हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से ही 10 सीटें हैं, इनका भी ऐलान हो सकता है कि वहाँ पर चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाए कि यहाँ चुनाव कब होंगे। साथ ही साथ जो लोकसभा की 2 सीटें हैं वो खाली हैं, उनका भी ऐलान आज हो सकता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाने का जो नियम है उसके अनुरूप इन पर चुनाव कराए जाने का समय तकरीबन आ चुका है। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन है, खासतौर से झारखंड और महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण दिन है ही और 3:30 बजे का हम सभी को इंतजार है, हम सभी की नजर रहेगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। लेकिन साथ ही ऋषि, अगर देखा जाए तो दोनों ही जगहों पर विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान तो आज हो ही जाएगा। साथ ही जहां तक है आज से ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। लेकिन जब राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात हुई थी तो इस दौरान, क्योंकि आगामी त्योहार भी हैं, उनका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। छठ पूजा भी आएगी दिवाली के बाद में, तो ऐसे में तारीखों की अगर हम बात करें तो कितने चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं झारखंड और महाराष्ट्र में? देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सामने चुनौती कम है, क्योंकि वहाँ पर अधिकांश रूप से हमने देखा है कि एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराए गए हैं। लोकसभा के चुनाव के दौरान भी हम देखें तो वहाँ एक ही चरण में चुनाव करा लिए जाते हैं। वहाँ की जो सामाजिक परिस्थिति और टेरेन के हिसाब से चुनाव आयोग अक्सर एक ही चरण में चुनाव कराता रहा है। लेकिन इस बार कितने चरणों में होगा ये तो चुनाव आयोग ही तय करेगा। निश्चित तौर से उन्हें जो इनपुट्स मिले होंगे, ख़ासतौर से राजनीतिक दलों के तरफ से और जो जितने भी चुनाव से जुड़ी हुई मशीनरी हैं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखें या अन्य जो पहलू हैं जो कि चुनाव को प्रभावित करने में कहीं ना कहीं प्रभावी होते हैं, तो उन सबको चुनाव आयोग देखता है, उसके लिहाज से वो तय करता है। जहाँ तक झारखंड की बात करें तो झारखंड में हमेशा हमने देखा है तो 1 से अधिक चरण के चुनाव हुए हैं और वहाँ पर 3 चरण में, 5 चरण में, 2 चरण में चुनाव होते रहे हैं, क्योंकि वहाँ का टेरेन ऐसा है। और ख़ास तौर से जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी देखें तो उन चीज़ों को भी चुनाव आयोग कंसीडर करता रहा है। अटकलें ये है कि वहाँ पर 3 चरणों में चुनाव इस बार संपन्न कराए जा सकते हैं और महाराष्ट्र में एक ही चरण में हो सकते हैं। लेकिन अगर आयोग को लगता है कि
वहाँ 2 चरण हो सकते हैं तो महाराष्ट्र में 2 चरण हो जाएंगे। तो ये जो पूरी की पूरी कोशिश है चुनाव आयोग की कि कोई भी मतदाता ना छूटे, इसमें वो इस बात का भी संज्ञान लेता है कि उस समय कितने त्यौहार हैं, किस तरीके से लोग एंगेज हैं। और झारखंड में चूंकि छठ ज़्यादा मनाई जाती है महाराष्ट्र की तुलना में, तो आयोग की कोशिश होगी कि जो झारखंड के रहने वाले लोग हैं वो अगर दूसरे जगहों पर काम करते हैं तो वो कम से कम छठ के समय वहां पहुंचकर वोट डाल पाएं या उससे प्रभावित ना हो। तो ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति है जिसमें ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़े, इसको चुनाव आयोग सुनिश्चित करना चाहता है। बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त दिल्ली के भारत मंडपम की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पहुंच करके और प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और फीता काट करके ये अवलोकन किया गया और उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज 2 कार्यक्रमों का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया और ये प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया है और उस दौरान की ये बेहद ही खास तस्वीरें। तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन आज, और प्रधानमंत्री 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का भी उद्घाटन करेंगे जिस पर हम सभी की नजरें हैं। और देखा जाए तो करीब 10 दिनों का ये कार्यक्रम, और इन 10 दिनों में पूरे विश्व भर से करीब 190 से ज़्यादा देशों के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आज उद्घाटन, और इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसा पहली बार है जब आईटी और WTSA का जो आयोजन है वो भारत में किया जा रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया प्रांत क्षेत्र में किया जा रहा है, पहली बार ऐसा है। और उसमें भी भारत 190 से ज़्यादा देश के 3000 से ज़्यादा उद्योग नेता, नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम मोबाइल कांग्रेस की अगर हम बात करें, इंडिया मोबाइल कांग्रेस की, तो 8वां संस्करण है इसका, और जिसका इस बार का जो सब्जेक्ट है, जो विषय रखा गया है वो है भविष्य अभी है। क्योंकि भारत लगातार पूरे विश्व का इन दिनों मार्गदर्शन कर रहा है, पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त भारत पर हैं। और ये प्रदर्शनी में पहुंच करके जो तमाम जो स्टार्टअप्स हैं जो वहां पर प्रदर्शनी में लगाए गए हैं उनके साथ भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रदर्शनी की। तो भारत की मेज़बानी में देश को वैश्विक दूरसंचार एजेंडे को आकार देना, साथ ही भविष्य की जो तमाम प्रौद्योगिकियां हैं उनके लिए दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का ये अवसर, और सभी की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं लगातार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। कुल मिलाकर पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, खासतौर पर डिजिटल के क्षेत्र में अगर हम बात करें, 5G के क्षेत्र में हम बात करें, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें, तो हर क्षेत्र में भारत अग्रसर है और पूरा विश्व की निगाहें सिर्फ भारत पर। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से ये जो कार्यक्रम है आज के, काफ़ी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम, और ख़ासतौर पर इसलिए कि पहली बार ऐसा है जब एशिया प्रांत क्षेत्र में, उसमें भी भारत में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत मेज़बानी कर रहा है इस कार्यक्रम की और 190 से ज़्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और हम देख रहे हैं कि जो भारत की तकनीक की प्रगति है वो दुनिया देख रही है। जिस तरह से हम 6G विजन पर काम कर रहे हैं कि कैसे 6G तकनीक स्वदेश में भारत की तकनीक विकसित हो, और हम जानते हैं कि 5G तकनीक को तेजी से देश में आगे बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। और भारत का जो फोकस है उस बात पर है कि कोई भी क्षेत्र अछूता ना रहे जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो, जहां पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी न हो, और उस दिशा में हम देख रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण ये सम्मेलन है। हमने हमेशा तकनीक के क्षेत्र में जो प्रगति की है वो दुनिया इसको देख रही है कि किस तरह से भारत ने ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम किया है। आज हमारे अधिकतर गांव ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट हो गए हैं और उसकी वजह से हम जानते हैं कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ
गांव-गांव में मिल रहा है। तो वो एक टारगेट है भारत का, जिसमें जो बचे गांव हैं उनको भी 2027 तक कनेक्ट कर लिया जाएगा। इस तरह के जब सम्मेलन होते हैं तो एक अवसर होता है न केवल भारतीय कंपनियों के लिए, टेलीकॉम के क्षेत्र के दिग्गजों के लिए, बल्कि दुनिया भर के लिए, कि वो भविष्य में जो दूरसंचार तकनीक में जो प्रगति होनी है उसकी एक प्रगति को लेकर, उसके एक मानकीकरण को लेकर चर्चा करें। और जानते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उनकी प्रदर्शनी भी लगी है। बिल्कुल अगर देखा जाए शैलेंद्र तो कई सारे स्टार्टअप्स भी अब खुल रहे हैं अपने देश में भी और इसके अलावा विदेशों में भी। आपके पास वापस आएंगे शैलेंद्र। और दूरसंचार हो, डिजिटल हो या आईसीटी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत लगातार प्रगति कर रहा है और बाकी जो अन्य देश हैं उनका मार्गदर्शन भी भारत की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो एक प्रतिनिधित्व है वो कहीं ना कहीं बदला है और भारत लगातार प्रगति करता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर भारत है, खुद का भी भला और साथ में बाकी जो अन्य देश हैं उनको भी आगे बढ़ाने के तौर पर अगर हम देखें। और आज का जो ये कार्यक्रम है ये इसीलिए बेहद ही खास है। शैलेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो भारत जो है डिजिटल के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुका है और बाकी जो अन्य देश हैं वो भी लगातार भारत के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। देखिए, हमने तकनीक के क्षेत्र में जो प्रगति की है, आज दुनिया देख रही है। डिजिटल इंडिया को लेकर जो हमने उल्लेखनीय प्रगति की है, आज मोबाइल बैंकिंग हो या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, उसमें आप देखें कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी अब इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मोबाइल टावर गाँव लग रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भारत इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए, दूरसंचार प्रौद्योगिकी के जरिए जो आम लोग हैं, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उनको एम्पावर करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिससे इन तकनीक का फायदा लोगों को मिल सके और उस दिशा में बहुत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आप एक प्रदर्शनी में जहाँ पर तमाम चुनिंदा जो पेशेवर हैं या फिर जो स्टार्टअप्स हैं वो अपनी जो क्षमता है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं ठीक है, तो एक बड़ा अवसर होता है। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। आपके पास वापस रुक करेंगे, लेकिन साथ ही अपने दर्शकों को लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो प्रदर्शनी का अवलोकन सबसे पहले प्रधानमंत्री ने किया वहाँ पहुँच करके, और उसके बाद जो स्टार्टअप्स वहाँ पर लगाए गए हैं, करीब 400 से ज़्यादा स्टार्टअप्स वहाँ पर हैं और उन स्टार्टअप्स को कैसे शुरू किया गया है, किस तरीके से वो युवाओं की बेहतरी की जा सकती है उन स्टार्टअप के ज़रिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये मानते हैं कि जो युवा है आज का, वही देश का भविष्य है। और ख़ासतौर पर पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से भारत के अंदर स्टार्टअप्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, युवा जब आज के युवाओं की अगर हम बात करें तो अधिकतर युवाओं की यही सोच है कि कुछ नया किया जाए, कुछ नया स्टार्ट किया जाए। तो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण कार्यक्रम की ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारी मदद कर सकती है, इसका प्रधानमंत्री कई बार इसकी बात करते हैं और टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं, युवाओं को किस तरीके से मदद मिल सकती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इन तमाम चीज़ों का जिक्र प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधन में करते हैं। और उसी की एक बानगी आज के इस कार्यक्रम में भी हम देख पा रहे हैं, जहाँ पर कई सारे स्टार्टअप्स भी हैं जो कि कहीं ना कहीं युवाओं की बेहतरी के लिए हमें आगे भविष्य में नजर आएंगे। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के नवाचार परिस्थितिकी तंत्र को भी ये प्रदर्शित कर रहा है और प्रमुख दूरसंचार कंपनियां और साथ ही इनोवेटर्स, क्वांटम प्रौद्योगिकी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसके साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी में तो प्रगति है ही भारत की, साथ साथ 6G 5G उपयोग मामले, शोकेस क्लाउड और एज कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ग्रीन टेक, सेटकॉम और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों की इस कार्यक्रम में बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये जो 10 दिनों का कार्यक्रम है इसमें 190 से ज़्यादा देश शामिल हो रहे हैं।
और इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं भारत भी अपनी अलग भूमिका निभाता हुआ हमें नजर आ रहा है। 190 से ज़्यादा देश हैं, साथ ही 3000 से ज़्यादा उद्योग नेता, नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में ITU WTSA में भाग ले रहे हैं। और भविष्य में कैसे और आगे बढ़ा जाए टेक्नोलॉजी के सहारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के सहारे हम किस तरीके से और आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। 5G तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन 5G के साथ अब 6G का उपयोग किस तरीके से हो, 6G का विस्तार किस तरीके से किया जाए, क्योंकि आज हम जब देखते हैं तो भारत के गांव-गांव में 5G पहुंच चुका है। और ये प्रतिष्ठित आयोजन जो है वो 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। आज से ये शुरू हो रहा है, जिसमें 190 से ज़्यादा देश और 3000 से ज़्यादा उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही भारत के दूरसंचार विभाग के जो सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहली बार विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का भी आयोजन एशिया प्रशांत क्षेत्र में किया जा रहा है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा ये भारतीय स्टार्टअप और शोध संस्थानों को बौद्धिक संपदा अधिकार और मानक आवश्यक पेटेंट विकसित करने में जटिल समस्या को समझने का भी एक मौका है। जो परेशानियां हैं उनको हल करने का एक मौका है। इस आयोजन के दौरान जो विश्व के नेता हैं, साथ ही प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ 6G, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा, साइबर सुरक्षा, मशीन टू मशीन संचार, साथ ही क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे तमाम क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी मानक के भविष्य को आकार देने के लिए इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो डिजिटल भविष्य है उसे और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिजिटल के क्षेत्र में भारत अग्रसर है लगातार, और विश्व के कई नेता भारत के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, जो विश्व के कई सारे देश हैं। क्योंकि डिजिटल के क्षेत्र में भारत ने बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। 5G गांव-गांव में पहुंच चुका है और अब हम 6G की ओर अग्रसर है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी भारत की भूमिका काफ़ी अहम है। हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लगातार काम किया जा रहा है और पूरे विश्व की निगाहें सिर्फ इसी पर है कि भारत क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, तकनीकी हिसाब से अगर हम देखें तो भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। पूरा विश्व इस चीज़ को देख रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर हमारा देश काम करता है। तो ऐसे में ये जो कार्यक्रम है WTSA बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम, भविष्य की जो प्रौद्योगिकी हैं उनकी दिशा इस कार्यक्रम के जरिए निर्धारित की जाएंगी। तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन कार्यक्रम और इस प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 900 स्टार्टअप और 120 से ज़्यादा देशों की भागीदारी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 900 स्टार्टअप हैं उनमें अलग अलग सोच, अलग अलग चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी, और जिससे कहीं ना कहीं भविष्य में युवाओं के लिए और आगे प्रगति के जो रास्ते हैं और जो भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ना है वो भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा खुलते हुए हमें नजर आएंगे। साथ ही जो युवा वहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाए हुए हैं उनसे प्रधानमंत्री खुद रूबरू हो रहे हैं और उनसे जान रहे हैं उनके स्टार्टअप्स के बारे में, क्या कि उनका स्टार्टअप क्या है, किस तरीके से वो मदद कर रहा है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है 2047 तक अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना, और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर क्षेत्र की अपनी एक अलग भूमिका है। चाहे बात युवाओं की हो या किसी हम राज्य की बात करें या महिलाओं की हम बात करें, हर कोई विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी एक अलग भूमिका निभाएगा, तभी हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में ध्यान देते हुए आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो स्टार्टअप लगाया गया है युवाओं की तरफ से उसका अवलोकन, उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। साथ ही युवाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनके स्टार्टअप के बारे में जान रहे हैं कि उस स्टार्टअप से क्या वो स्टार्टअप है, कैसे वो काम करता है, भविष्य में किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री उनसे जान रहे हैं। तो काफ़ी खास और महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और साथ ही 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024, इसका 8वां संस्करण है।
विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की अगर हम बात करें तो पहली बार ये मौका है जब इसकी मेज़बानी भारत की तरफ से की जा रही है और इस 10 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 190 से ज़्यादा देशों के 3000 उद्योग नेता इसमें शामिल हैं। नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक देखा जाए तो ये वो मंच है जो सबकी सोच के लिए एक नया मंच कहीं ना कहीं बन रहा है। भारत की बात तो होगी ही इसमें, लेकिन भारत के साथ साथ जो विश्व के तमाम जो अन्य देश हैं वो भी इस मंच पर अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या फिर हम डिजिटल क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो परेशानियां, जो मुश्किलें सामने आती हैं, उनका हल किस तरीके से निकाला जाए, इसको लेकर भी ये एक मंच है और इस पर अपनी बात कहीं ना कहीं बाकी अन्य देश भी रखते हुए नजर आएंगे। भारत मोबाइल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 8वां संस्करण है और 400 से ज़्यादा प्रदर्शक, 900 स्टार्टअप और 120 से ज़्यादा देशों की भागीदारी इसमें नजर आती है। तो भारत जो है वो इस कार्यक्रम की मेज़बानी तो कर ही रहा है, जिससे देश को वैश्विक दूरसंचार एजेंडे को आकार देना, साथ ही भविष्य की जो प्रौद्योगिकी है उनके लिए दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भारत के लिए ये अवसर है। युवाओं के लिए नए रास्ते इस कार्यक्रम के बाद कहीं ना कहीं खुलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये जोर देते हैं युवाओं के लिए कि कुछ अलग कीजिए, कुछ नया इनोवेट कीजिए टेक्नोलॉजी के ज़रिए। टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो उसका सहारा लेकर के कुछ नया इनोवेट कीजिए। तो उस दिशा में भी अगर हम देखें तो युवाओं के लिए और कई सारे रास्ते भी खुलेंगे और भारत जो लक्ष्य है हमारा विकसित राष्ट्र का, उस संकल्प को भी पूरा करने में इसके ज़रिए हमें मदद मिलेगी। तो ये जो कार्यक्रम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भारत को ये अवसर मिला है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण कार्यक्रम जिसमें प्रदर्शनी इस वक्त लगी हुई है, इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की अगर हम बात करें तो भारत की जो नवाचार पारिस्थितिकी की तंत्र है उसको ये प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही प्रमुख दूरसंचार कंपनियां हैं, इनोवेटर्स क्वांटम प्रौद्योगिकी है, सर्कुलर इकोनॉमी है। इसके साथ साथ हम जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं लगातार, उसमें 5G के बाद 6G है। 5G उपयोग मामले, शोकेस, क्लाउड, एज कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिन पर अपनी अपनी बात रखने का मौका ये मंच प्रदान करेगा। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जो विश्व के जो तमाम अन्य देशों से जो लोग इसमें शामिल होने के लिए इस वक्त दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं वो भी इस मंच पर अपनी बातें साझा करेंगे। साथ ही उनके सामने इन चीज़ों को आगे बढ़ने में और प्रगति करने में जो भी परेशानियां हैं उनको लेकर भी उनका हल भी इस मंच पर ढूंढा जाएगा चर्चा के माध्यम से। तो काफ़ी खास ये कार्यक्रम और भारत को मेज़बानी मिली है जिसकी वजह से भारत के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो भारतीय स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थान बौद्धिक संपदा अधिकार और मानक अनिवार्य पेटेंट विकसित करने में भी महत्वपूर्ण जो अंतर्दृष्टि है वो प्राप्त करने के लिए तैयार है। हम लगातार बात करते हैं इस कंप्यूटिंग की, सेमीकंडक्टर की, साइबर सुरक्षा की हम बात करते हैं, ग्रीन टेक की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की हम बात करते हैं। तो इन तमाम क्षेत्रों पर चर्चा इसमें की जाएगी। और जो 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस है उसका जो सब्जेक्ट इस बार रखा गया है वो है भविष्य अभी है, यानी कि भविष्य में और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, वो इसका विषय रखा गया है। और इस प्रदर्शनी में लगभग 400 से ज़्यादा प्रदर्शक हैं, लगभग 900 स्टार्टअप हैं, 120 से ज़्यादा देशों की भागीदारी, जो अपने आप में काफ़ी खास और काफ़ी अहम है। इसके अलावा भारत मोबाइल कांग्रेस 2024 में भारत के इनोवेशन संबंधित इकोसिस्टम को भी प्रदर्शित किया जाएगा, वो भी आपको बता दें। और एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच भारत मोबाइल कांग्रेस उद्योग जगत, सरकार, शिक्षाविद, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी सहित दूरसंचार क्षेत्र के जो इकोसिस्टम है उसमें भी अन्य प्रमुख हितधारकों के लिए अभिनव समाधान, सेवाएं और अत्याधुनिक उपयोग के मामलों को भी प्रदर्शित करता है और दुनिया भर में एक प्रसिद्ध मंच ये अब बन चुका है। भारत मोबाइल कांग्रेस का जो उद्देश्य है उसमें 900 से ज़्यादा प्रौद्योगिकी उपयोग के परिदृश्य को प्रदर्शित करना है।
और इस दिनों इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर हम देखें तो 100 से ज़्यादा सत्र हैं जिनकी मेजबानी करना, साथ ही 600 से ज़्यादा वैश्विक और भारतीय वक्ताओं के साथ चर्चा करना, तो जो आपसी चीज़ें हैं उन्हें भी शेयर किया जाएगा इस मंच के माध्यम से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भारत की भी इसके ज़रिए रहने वाली है, क्योंकि भारत अगर हम देखें तो हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ ही रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डिजिटल का क्षेत्र हो या फिर इसके अलावा तमाम जो अन्य क्षेत्र हैं, भारत हर क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और विश्व के जो देश हैं वो इस वक्त भारत पर सभी की निगाहें हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मानकीकरण कार्य के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है और ये सम्मेलन जो है वो हर 4 साल में आयोजित होता है और पहली बार ऐसा ये मौका है जब ये कार्यक्रम, ये जो आयोजन है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में हो रहा है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी भारत के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। भारत को इसकी मेजबानी मिली है। तो महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम और इस आयोजन की अगर हम बात करें तो दूरसंचार है, डिजिटल है, आईसीटी क्षेत्र है और इसका प्रतिनिधित्व करने वाले 190 से ज़्यादा देशों के 3000 से ज़्यादा उद्योगों के नेता इसमें शामिल हैं, नीति निर्माता हैं, तकनीकी विशेषज्ञ इसमें एक साथ हमें नजर आएंगे जो कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे उनके काम को लेकर और किस तरीके से आगे और प्रगति की जा सकती है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की नीति हम लोग मानते हैं और उसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते हैं कि अपने साथ साथ बाकी सभी देशों को आगे लेकर के हम चलते हैं। जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान इसे एक मंच पर चर्चा के माध्यम से किया जाएगा। तो एक अलग मंच कहीं ना कहीं प्रदान करता है ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में स्टार्टअप भी काफ़ी सारे हैं। 400 से ज़्यादा प्रदर्शक इसमें हैं, 900 स्टार्टअप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और ये प्रदर्शनी इस वक्त आप देख रहे हैं, फिर चाहे वो तकनीकी के माध्यम से हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो या डिजिटल के क्षेत्र में हो। 5G तक हम पहुंच चुके हैं क्योंकि आज भारत के गांव-गांव में 5G नेटवर्क है और 5G के बाद अब हमारा अगला टारगेट है 6G। 6G को किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और उसे सभी लोगों के बीच में लेकर आते हैं, तो उस पर भी हम सभी की निगाहें हैं। तो काफ़ी खास आज का ये कार्यक्रम तो सुबह से ये शुरू हो चुका है। दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन और 190 से ज़्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 3000 उद्योग नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसका अगर हम मुख्य नज़रिए देखें तो भारत किस तरीके से आगे बढ़ेगा और भारत के साथ साथ जो विश्व के अन्य तमाम जो देश हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर की बात हम करते हैं, साइबर सुरक्षा की हम बात करते हैं, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीति के साथ सभी पूरे जो विश्व है उसकी निगाहें इन दिनों इस वक्त भारत पर हैं और भारत इस वक्त ये मेज़बानी कर रहा है जो कि अपने आप में काफ़ी खास और काफ़ी अहम है। तो 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। फिलहाल ये प्रदर्शनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सम्मेलन जो है भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए कहीं ना कहीं दिशा निर्धारित करता हुआ नजर आएगा और जो बाकी अन्य देश हैं 190 से ज़्यादा देश जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, तो वो भी अपनी अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखते हुए नजर आएंगे। साथ ही जो समस्याएं हैं और किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है उसका भी कहीं ना कहीं हल निकाला जाएगा और एक दिशा कहीं ना कहीं निर्धारित इसमें की जाएगी। आपको बता दें कि 100 से ज़्यादा सत्र इन 10 दिनों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें हर देश की तरफ से अपनी अपनी बात इस मंच पर रखी जाएगी। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे, साथ ही इस कार्यक्रम को संबोधित भी प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो भविष्य के लिए जो प्रौद्योगिकी हैं उनके लिए दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जो ये अवसर है वो इस बार भारत के पास है। भारतीय स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थान बौद्धिक संपदा अधिकार और जो मानक अनिवार्य पेटेंट विकसित करने में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए भी तैयार है। तो जो स्टार्टअप के लिए जो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं उनसे प्रधानमंत्री सीधा संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं
कि उनका स्टार्टअप, क्या स्टार्टअप है उनका और कैसे उनके दिमाग में आया कि क्या किया जा सकता है इस चीज़ को लेकर के, आगे कैसे बढ़ना है और ये स्टार्टअप और लोगों की किस तरीके से मदद करेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री खुद सीधा संवाद कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण कार्यक्रम और साथ ही यहाँ प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो हर 4 साल में एक बार ये कार्यक्रम होता है और पहली बार भारत को ये मौका मिला है। भारत के पास इस बार मेजबानी है और पहली बार ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें भारत को ही मेजबानी मिली है, क्योंकि भारत पिछले कुछ सालों में लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और हर कोई भारत की तरफ ही निगाहें टिकाए हुए है कि भारत का किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हर कोई ये जानता है और ये मानता है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में प्रगति तेजी के साथ की है, हर क्षेत्र में प्रगति की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शनी की ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और इस प्रदर्शनी में जिन लोगों ने इस प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं, जो लोग, उनके साथ सीधा संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तकनीक का सहारा लेते हुए तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, चीज़ों को सरल बनाने के लिए। प्रधानमंत्री खुद इस चीज़ का जिक्र कई बार अपने संबोधन में कर चुके हैं। तो उसी तकनीक के माध्यम से और किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, तकनीक के साथ साथ तमाम चीज़ों को और ध्यान में रखते हुए, फिर चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर या फिर डिजिटल की बात जब हम करते हैं तो ये हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से भारत जो है वो डिजिटल के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, क्योंकि आज की तारीख में लेन देन जो है वो यूपीआई के माध्यम से होने लगा है। छोटे छोटे मार्केट भी जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यूपीआई के ही माध्यम से पेमेंट ली जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं डिजिटल क्षेत्र को और बढ़ावा मिल रहा है। और भारत ने जिस तरीके से डिजिटल के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाए हैं और लगातार प्रगति कर रहा है, उसको लेकर के बाकी जो अन्य देश हैं वो भी इस वक्त भारत से सीख ले रहे हैं, भारत के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर डिजिटल के क्षेत्र में कितनी तेज़ी से हम लोग आगे बढ़े। बात अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी पूरा विश्व जो है लगातार चर्चा करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम किस तरीके से तकनीक का मदद लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, अपने काम को और सरल कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नीतियां हैं उस पर भी सभी की निगाहें हैं भारत के ऊपर। तो एक नई दिशा मिलेगी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के ज़रिए। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो स्टार्टअप जिन लोगों ने लगाए हैं उनके साथ सीधा संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं। 15 से 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये कार्यक्रम, जो अपने आप में काफ़ी खास और काफ़ी अहम है। जो इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर कई सारे देश एक साथ इकट्ठा होकर के अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को साझा करते हैं। तो ये एक मंच मिला है और ख़ास बात यह है कि इसकी मेज़बानी भारत की तरफ से की जा रही है। 190 से ज़्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 10 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, 24 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम होगा और 10 दिनों में 100 से ज़्यादा सत्र होंगे जिसमें अलग अलग विषय पर चर्चा की जाएगी। हर कोई अपनी बातों को इस मंच पर साझा करेगा, किसके सामने किस तरीके की समस्याएं आती हैं। नई पीढ़ी की अगर बात करें तो नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए भी निर्धारित मानकों पर इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024, जिसका मेज़बानी इस बार भारत कर रहा है और इतिहास में पहली बार है कि ये कार्यक्रम जो है, ये जो आयोजन है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में हो रहा है और जिसमें वैश्विक नेता भी हिस्सा ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, बिग डाटा, साइबर सुरक्षा
क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे तमाम क्षेत्रों में भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो उद्योग जगत से तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। नीति निर्माता और साथ ही तकनीकी विशेषज्ञ भी इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दूरसंचार, डिजिटल और आईसीटी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस कार्यक्रम में 6G, AI, IoT, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा आदि जैसी नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए निर्धारित मानकों पर चर्चा इसमें की जाएगी। और कार्यक्रम की मेजबानी क्योंकि इस बार भारत को मिली है, जिससे कहीं ना कहीं देश को जो है वैश्विक दूरसंचार एजेंडे को आकार देने में, साथ ही जो भविष्य की जो तमाम प्रौद्योगिकियां हैं उनके लिए दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक अवसर इसके जरिए मिलेगा। इसके अलावा भारतीय जो स्टार्टअप हैं, क्योंकि हमारे देश में भी पिछले कुछ सालों में लाखों की संख्या में स्टार्टअप नए नए सामने आए हैं, जो युवा हैं वो लगातार स्टार्टअप की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ नया इनोवेट कर कर आगे बढ़ रहे हैं। Telecommunications, Government of India, to the World Telecommunication Standardization Assembly 2024, taking place here in New Delhi, India, for the first time in its 150-year history. We also welcome all guests, delegates, and experts who join us for the 8th edition of the India Mobile Congress, being held concurrently. May I request the Honorable Minister of Communications and Development of Northeastern Region, Shri Jyotiraditya Scindia, to please welcome all our delegates, participants, and guests. Honorable Prime Minister, and India's Path Pradarshak, Adarniya Shri Narendra Modi ji, Secretary General of the ITU, Ms. Doreen Bogdan-Martin, esteemed leaders, innovators, and policymakers. It is with a sense of great pride and joy that I warmly welcome all of you to this momentous occasion, where we declare open not one, but two landmark events for our telecom sector. The World Telecom Standardization Assembly, convened by the International Telecommunication Union, and the Indian Mobile Congress. It is our singular honor to have between us the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to grace us with his presence. Last year, in the month of September, owing to the Honorable Prime Minister's dynamic leadership, India took up the baton of the G20 summit for the first time in her history of 75 years. And in the same vein of firsts, we are now honored to host the illustrious WTSA Assembly, which, mind you, is also the first time it's being hosted in all of Asia in Bharat Mata, where we will celebrate the power of technology, particularly telecommunications, and the underlying global frameworks and standards. We have amongst us 3,200 delegates from over 160 countries, the highest ever for any WTSA assembly in its history.
We are confident that this will, along with the Indian Mobile Congress in its 8th edition, which is South Asia's largest digital technology gathering, this will serve as a breeding ground for innovation, but also showcase India's impending but inevitable emergence as a global hub for telecommunications across the world. पहले ज़माने में मोबाइल और टेलीकॉम को केवल दूरभाष का साधन समझा जाता था और प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि नेतृत्व के आधार पर आज ये एक एक व्यक्ति को विश्व के साथ और भारत में एक एक व्यक्ति को दूसरों के दिलों के साथ जोड़ने का साधन बन चुका है। भारत में टेलीकॉम का महत्व केवल टीवी, इंटरनेट और फोन के साथ जोड़ने का नहीं, लेकिन भारत में अगर एक परिवार को मोबाइल मिल जाए, इंटरनेट की सेवा मिल जाए, तो वो बैंकिंग से जुड़ गया है, वेलफेयर स्कीम्स के साथ जुड़ गया है, आवश्यक सूचना के साथ जुड़ गया है और सबसे महत्वपूर्ण संपूर्ण विश्व के साथ जुड़ चुका है। Some of the most remarkable examples of the power of telecom, paving the way for universal empowerment, is the DBT, the Direct Benefit Transfer Scheme, which in a day transfers more than 10 million direct cash transfers on a daily basis into the bank accounts of people. अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी ने 93 मिलियन किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आधार पर 20,000 करोड़ रुपए, मतलब $2.5 बिलियन सीधे उनके खाते में पहुंचाने का कार्य किया है, जो शायद विश्व के किसी देश में नहीं होता, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के आधार पर भारत में संभव हो पाया है। It's a fundamental change in the approach towards technology development. And India has ushered in this fundamental change due to the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, who has always put people at the heart of progress. His motto, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, combined with his second motto, one earth, one family, and one future. It is the combination of these two mottos that leads India under Prime Minister Narendra Modi's leadership into one of the leading sectors and leading countries on the Committee of Nations. It is this motto of connected the unconnected that informed policy making is part of India's fabric today. When it comes to the area of telecom, we are steadfastly bridging the gap between the digital haves and the have-nots through the BharatNet program, which is the world's largest rural broadband connectivity program at over $10 billion in the last 3 years alone, laying 700,000 kilometers of fiber. Our success has staggering numbers associated with it. Mobile connections in India have risen from 904 million to over 1.16 billion today. Broadband connectivity in India 10 years ago was restricted to only 60 million users. Today, it's a staggering 924 million users. OFC fiber in India was only 11 million route kilometers. Today, it is 41 million route kilometers. And these staggering numbers of growth are accompanied by a digital payment system, 4G stack, the UPI interface, जिन आविष्कारों के आधार पर भारत की और विश्व की डिजिटल इकोनॉमी के पिलर्स बनने जा रहे हैं. The credit for this goes single-minded pursuit of our Prime Minister Narendra Modi ji
for building world-class infrastructure. It is our resolve today in India that we shall bring policies up to speed with the changing times and the challenges that confront us. The recent changes to the Telecommunications Act 2023 is a case in point. It has been designed such a way so as to modernize India's telecom framework, drawing light upon hitherto unaddressed areas, such as the high potential sector of satellite communications, addressing the challenges of the digital era, the most important being cybersecurity. The telecom sector, much like other growth critical sectors in India, is aggressive, is ambitious, and its outlook in our journey from our Amrit Kal to our Shatabdi Kal is to lead the world. Today, by mid of next year, we will have rolled out 4G across the length and breadth of India. 100% saturation will be completed. We've had the fastest 5G rollout in India, 450,000 BTSs, 98% of districts covered, 90% of all villages covered in a span of only 21 months. And this attitude put forward by the Prime Minister of not just embracing but bracing ourselves to becoming the first mover in the 6G technology. It is noteworthy that the Indian Mobile Congress and the International 6G Symposium demonstrates both local and global advancements in 6G and also design principles that will shape the future of telecom. With our Bharat 6G Alliance, where we hope to contribute at least 10% of patents to 6G standardization, it is our belief and our commitment that India followed the world in 4G. We marched with the world in 5G, but we shall lead the world in 6G. I'm grateful today to all the participants for taking time out and partaking in this journey. And we certainly hope the next 10 days will align our visions and define our paths towards telecom, but more importantly, for a more connected world. और इसी के साथ भारत यानी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम मार्केट और भविष्य की टेलीकॉम हब में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Minister Scindia, sir. May I now invite the chairman of the Reliance Jio Infocom Limited, Shri Akash Ambani, to please address the conference. Most respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Minister of Communications Shri Jyotiraditya Scindia ji, Honorable Minister of State for Communications Dr. Chandrasekhar Pemasani ji, Chairman of DOT Dr. Neeraj Mittal ji, my esteemed senior colleagues from the industry, and distinguished delegates, Namaste. My heartiest congratulations to our visionary and incredibly dynamic leader, Shri Narendra Modi ji, for gracing this edition of the India Mobile Congress in his historic third term as Prime Minister. Adharnya Pradhan Mantri ji, under your visionary guidance, the India Mobile Congress has grown in stature and achieved global standing, making it a significant platform for digital innovation and collaboration. Because of your encouragement to the industry and innovation, India has been digitally transformed by perhaps the biggest digital revolution in history. In New India, in Modi ji's India, there's no more business as usual. Rather, there's unusual synergy between government and industry to deliver world-class services to satisfy the needs and expectations of 1.45 billion Indians. As a representative of Young India, I thank you for your incredible connection with the youth and for inspiring us to pursue impossible-looking goals. As we say in Hindi, Modi hai to mumkin hai. For our international audiences, Modi makes everything possible.
Friends, the world is in awe of a nation that crawling at 2G speed only 8 years ago is now galloping down the 5G highway. I would like to assure Prime Minister that India will have an even better record in 6G. From a nation that ranked a lowly 155th in mobile broadband adoption, we have risen to become the world's largest data market. From a nation where the number of unicorns could be counted on fingers of a single hand, we have now emerged as the third largest unicorn hub in the world. UPI has become the world's #1 digital payment system. Today, India stands as the only large country in the world that has one of the lowest mobile data prices and yet one of the fastest internet speeds. India's per capita data consumption of over 30 GB is one of the highest in the world. But that is only half the picture. The other half tells you India's story of digital transformation is an example of inclusivity. Modi ji has ensured that innovation leads to more inclusion. He has democratized digital technology and used it as a tool to take the benefits to the last mile, leaving no one behind. Pradhan Mantri Narendra Modi ji, आपके दूरदर्शी नेतृत्व ने एक चमत्कार कर दिया। भारत में अब सिर्फ सबका साथ, सबका विकास ही नहीं, बल्कि सबका डिजिटल साथ और सबका डिजिटल विकास भी हो रहा है। India's digital revolution has spread to the remotest corners of our nation. Over 530 million unbanked Indians have been brought into the financial system through Jan Dhan accounts. To put things into perspective, 530 million is more than the combined population of the US, UK, France, and Canada. What is even more heartening is that over 300 million of these account holders are women. I feel both proud and humbled that Jio has played a significant part in this remarkable transformation. Distinguished participants, I take the opportunity of the India Mobile Congress to present 2 suggestions for the kind consideration of our Prime Minister. My first suggestion: artificial intelligence is the most revolutionary tool of transformation invented by the human mind. It will disruptively transform every aspect of our life, every facet of our society, every sector of our economy, and bring in an era of unimaginable abundance and efficiency. With AI, India has the potential to completely transform the manufacturing sectors, including SMEs, so that India becomes a new age factory and new age service center for the world. The agriculture sector, so that our farmers can become prosperous by growing more with less water. The health sector, so that quality healthcare for all can become a reality. The education sector, so that every Indian student can have the best of learning opportunities. AI is absolutely critical for realizing our dream of a Viksit Bharat by 2047. Therefore, India, under your leadership, should urgently embrace AI with a holistic strategy driven by maximum Atmanirbhar efforts. At Jio, we have begun our efforts to bring benefits of AI to every Indian, just as we did with mobile broadband. We are committed to democratizing AI, offering powerful AI models and services to everyone in India at affordable prices. Towards this end, we are laying the groundwork for a national AI infrastructure. My second suggestion: the scale and speed of multilingual data generation in India, which will drive the AI revolution, will grow exponentially. We request the government to expedite the updating of the 2020 draft of the data center policy that Indian data should remain in India data centers. Therefore, Indian companies ready to set up AI and machine learning data centers should get all necessary incentives, including incentives for power consumption. Indian mobile companies, along with the thriving ecosystem, are in a position to offer solutions to the rest of the world, including developed nations. India needs an accelerated talent generation on a scale that is necessary to make India a global AI leader. Some of the existing jobs will evolve, and many more exciting opportunities for employment and entrepreneurship are going to be created in a rapid way, just like during the adoption of computers and the internet.
In conclusion, it is our promise not only that India will lead the charge in mobile innovation, but we will fully embrace the power of AI to create a connected, intelligent future that is truly transformative for every Indian. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Mr. Ambani. May I now invite the Chairman of Bharti Enterprises, Shri Sunil Bharti Mittal, to please address the congregation. आदरणीय प्रधानमंत्री लोकप्रिय मोदी जी, Honorable Minister of Communications, Mr. Scindia, Honorable Minister of State, Dr. Chandrasekhar, other senior government dignitaries, Secretary General ITU, and a long-standing friend of mine for over 20 years, Doreen, and many of my industry colleagues who are here today. And ladies and gentlemen, I have a great pleasure today to be once again standing in front of you during IMC 24. And that it coincides with a very important ITU meet here in India makes it even more special. This event showcases India's development in telecom infrastructure and its digital technologies. In this very hall, not too long ago, the leaders of the world's top 20 countries assembled and witnessed India's rise on the global standing in both political terms and economic terms. But what the world has sat up and noticed and has been awestruck is the digital revolution in this country. I have been a long traveler on this journey. Since 1983, I've been a part of India's telecom story, but I can tell you that the real story began when Prime Minister Modi ji took charge in 2014. He knew the power of technology. He used it in Gujarat for the benefit of the citizens of Gujarat and the society. He realized that if India has to achieve its place on the top table of the world, technology needs to be put to use. And one of the main pillars of his vision was Digital India. That fired up all the entrepreneurs who are connected with telecom and digital services. That ushered in the 4G revolution in this country within 2 years of his assumption of office. That brought in smartphones in the hands of not just rich urban Indians, but in the poorer Indians in the most rural and hinterlands of India. That, as our minister rightly said, ushered in a revolution of digital broadband connectivity that connected them to wonderful services that both private sector and indeed the government and public sector had to offer. That spawned a number of startups in this country, turning many of them into unicorns and bringing in billions of dollars from the world. That stage was set to be used for Prime Minister's second term in 2019, when he came in and recognized that India is highly dependent on imports of telecom equipment and digital equipment. India at that time was importing nearly $500 billion worth of equipment from all over the world, including from our neighboring country. He asked Indian entrepreneurs and world corporations to come and set up manufacturing bases in India. And I have mentioned this before here, India had lost the manufacturing race in the previous 20, 30 years to China and other parts of the world. That call to action has resulted in today India becoming a major manufacturing hub where the animal spirits of Indian entrepreneurs and the global corporations are unleashed by the support of a massive productivity-linked incentive program, the PLI, as well as ushering in the most complicated, complex process which no other country has really initiated in a manner that India has of trusted sources and trusted products. Today, every element in this country that is coming goes through the detailed eye of National Security Council on Telecom. Every source, every product, every element of India's network that connects our nation
passes through that rigorous test of trusted networks and trusted products. This is seminal development which other countries need to follow very quickly. Before the second term expired, he recognized that India may be left behind and become a follower once again in 5G. He asked Department of Telecom and the Indian operators to gear up and launch 5G at the fastest pace possible. And I'm glad to report, and I'm sure most of you in this room are connected to a 5G network, India not only launched the fastest 5G networks in the country, not just in urban areas, but including all the villages and rural areas, and more network rollouts are happening as we speak every day, every month. And within a matter of next 12 to 18 months, again, each and every part of the country will be connected through a very powerful 5G network. That was, to my mind, the seminal contribution of the second term of Honorable Prime Minister Modi. But as we know, he never rests on his laurels. You achieve something, he will give you a bigger task to do. India has now dialed up its ambitions to be a semiconductor destination as well. A number of initiatives by the government of India have been taken to now start the process of manufacturing semiconductors in this country. Alliances globally are being built. India and US have recently signed a critical technology partnership. India has gone ahead and signed partnerships with France, with UK, with Japan, and many other leading countries, including Taiwan, to come and set up shops here in semiconductor. The other big part of the third term is going to be opening up of space industry for the private sector. That, to my mind, is again one of the huge developments that India is seeing. Friends who are here from the world, from mobile industry, recognize that it's almost impossible for terrestrial services to cover every square inch of any country, or our oceans, or our skies. In the past, just like 2G, we had the VSATs, which were connecting on a very slow 2G type of dial-up speeds some of the critical areas. With the launch of LEO networks, the low Earth orbit networks, now we have the possibility of connecting 4G speeds and massive capacities in the hands of those who have been left behind. India has 95% of population covered, but they live in 75% of the places. There are 5% of people who are in those remote areas, in mountains, in forests, in deep remote rural areas, where USO is trying to catch up and provide the services. And I want to assure the Prime Minister that with the launch of SATCOM services in this country, anybody, anywhere in the country, however remote or in difficult conditions they may be, will be able to connect on a fast-speed network to the internet using voice, data, videos, whatever is required, as is done on a 4G, 5G network. Doreen is here. ITU assigns the spectrum and orbital slots globally, and that job will keep on happening. However, there is now a debate going on across the world, and there is where I would like to draw the attention of the Honorable Prime Minister, that intertemporal choices will have to be made as to how satellite, which is moving fast in technologies, need to coexist with terrestrial networks. My message is very simple. Telecom companies around the globe have done a seminal work in connecting the world. They will take the satellite services into the remotest parts of their nations through the USO program and directly through themselves. And those satellite companies who have ambitions to come into urban areas serving elite retail customers just need to take the telecom licenses like everybody else, be bound with the same conditions. They need to buy the spectrum as the telecom companies buy. They need to pay the license fee as the telecom companies do, and also secure the networks like telecom companies do. This is a simple solution which can be done on a global scale, and India can again show the way in this particular regard. Finally, Honorable Prime Minister, I'd like to assure you that Airtel has been at the forefront of India's telecom revolution. It has stood the test of time. It has seen the journey right from the 2G and dial-up modems to where we are in India today, creating a digital revolution that the world is seeing. And Bharti Airtel will be a very responsible company. While building these fanciful networks, it will be responsible towards its customers.
It will be responsible towards the stakeholders. And I'm glad that Airtel took the initiative of launching India's first anti-spam network, blocking in billions of calls coming from scamsters, billions of messages coming from fraudsters to secure the lives of our customers. We are now working with the industry to ensure, and with the Department of Telecom, that our people, when they're using these networks and enjoying all those services, are safe and secure. Honorable Prime Minister, Bharti Airtel will play its role in your vision of building a very powerful India. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Mitra. May I now invite the chairman of the Aditya Birla Group, Shri Kumar Mangalam Birla, to please say a few words. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Minister of Communication Shri Jyotiraditya Scindia, Honorable Minister of State for Communication Dr. Chandrasekhar, Chairman DCC and Secretary DOT Dr. Neeraj Mittal, my colleagues from the industry, ladies and gentlemen. It is a pleasure to be here as we mark the inauguration of the 8th India Mobile Congress and reflect on the remarkable progress made by the telecom sector in delivering connectivity and the benefits of digital transformation to Indian citizens. At the heart of this progress, as we know, lies the steadfast progress support of our government. Our government has consistently recognized the importance of digital connectivity and has introduced several reforms over the years to drive us towards an even more connected, empowered, and inclusive digital nation. Pradhan Mantri ji, इस डिजिटल परिवर्तन की नींव आपकी विजन ने आधारित की है. What has been remarkable in this journey is the government's continued thrust on expanding digital infrastructure and accelerating digital adoption for people and businesses equally. As a result, the digital transformation is now moving beyond just the large businesses to our MSMEs, enabling them to break traditional barriers and enter new markets. A few years ago, our Prime Minister had articulated that MSME means maximum support to micro, small, and medium enterprises. We at VI2 are committed to providing maximum support by promoting digital transformation to India's small businesses. With a focus on technologies like 5G, IoT, AI, and cloud services, the VI Business Ready for Next program is helping MSMEs assess their digital readiness, identify areas for improvement, and adopt necessary digital solutions to become future-ready corporations. Since its launch in June 2022, over 1.6 lakh MSMEs have used the VI platform. And through the power of our telecom platforms, I believe that we can create a thriving digital ecosystem that empowers our MSMEs to drive India's economic growth. Robust connectivity is also transforming how we live and how we work, as demonstrated by solutions showcased by VI at IMC this year. High-speed networks are making telemedicine possible, for example, in remote locations, allowing medical professionals to diagnose and treat patients virtually and bridging the gap between urban and rural healthcare. Just last year, India achieved the remarkable feat of 10 crore teleconsultations, and I believe that this is a matter of great pride for every Indian. Real-time high-speed connectivity will also enable safety and improved efficiencies in critical industries for sectors like mining, construction, and industrial automation,
Unimaginable some years ago, it is remarkable how far we have come in connecting people, machines, and devices with such efficiency. Today, we are building a future where virtual and augmented reality immersive experiences will become increasingly integrated into our daily lives. One of the most pressing issues being addressed by the government, regulator, and industry in the past year is spam control and fraud protection. As networks have grown, we have the potential risk to the public, especially from phishing schemes, fraudulent calls, and spam messages. These undermine public confidence in communication systems and also put people's personal and financial security at risk. In collaboration with the government and regulatory bodies, VI is making significant strides in combating this menace. Vodafone Idea is committed to bringing new and innovative solutions that will fundamentally address spam and fraud at the very core. Public awareness campaigns, too, are helping to educate users about how to identify and avoid spams. This year has also been an important one for Vodafone Idea, as the company has taken critical steps in its own transformation journey. The company's 18,000 crore FPO, marking the largest of its kind in India, was met with overwhelming enthusiasm. It was oversubscribed 7 times overall and an astonishing 19 times amongst institutional investors. The surge in demand culminated in a total bid for approximately 93,500 crores across various investor categories. This response was an emphatic endorsement of the potential of the Indian telecom sector. To me, it signaled the faith that investors have in our Prime Minister's bold vision of a digital India. The fundraise has enabled the company to kickstart again its capex cycle. Vodafone Idea has already announced the next phase of capex detail, worth $3.6 billion, with 3 global partners, Nokia, Ericsson, and Samsung. These are all key steps that place VI on a more secure footing and ensure that the company remains dynamic and competitive. With the continued support of the government, I'm confident that we will do our part to realize the Prime Minister's Digital India destiny. I am a firm believer in the transformative power of India's telecom sector, and I see it as a bridge to a more connected, empowered, and prosperous India. Thank you once again to the government, to our partners, and the entire telecom community for making the past year truly an exceptional one. Thank you. Thank you very much, Mr. Birla. May I now invite the Secretary General ITU, Ms. Doreen Bogdan-Martin, to please address the WTSA 2024. Namaste, India. Namaste, Modi ji. Namaste, Minister Sindhya, Minister Chandrasekhar, Minister Mittal, Chairman Abani, Chairman Mittal, Chairman Birla, Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great honor to stand with you here today, with you, Honorable Prime Minister, to open the 2024 World Telecommunication Standardization Assembly and India Mobile Congress in a joint ceremony. I think this is a powerful symbol of the deep ties between the ITU and India. Ties that were at the heart of our meaningful conversation last year
when I had the great pleasure to inaugurate, together with the Honorable Prime Minister, the ITU Area Office and Innovation Center. Since then, it's been an incredible year for digital. As digital innovation in AI and other emerging technologies continues unabated, world leaders came together just a few weeks ago in New York and adopted the Pact of the Future and its Global Digital Compact. They sent a powerful message to the world that our future is digital, and we can and we must write it together. On that historic occasion, the Honorable Prime Minister, you stressed the need for global digital governance, and you made India's ambition very clear to lead by example and to share its digital public infrastructure with the entire world. DPI was a big priority during India's G20 presidency, where ITU had the pleasure to be a knowledge partner. The world has a lot to learn from what India has accomplished with the Unified Payments Interface, Aadhaar, and other building blocks of today's digital economy. Standards are the engine that powers these platforms to operate at scale, giving every Indian with a mobile device access to life-changing services. And that's why we're all here today. Because we know that standards build trust. Trust nurtures inclusion, and inclusion can unlock the full potential of digital and emerging technologies for everyone, everywhere, including the third of humanity that's still offline. Honorable Prime Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, this global gathering, the first of its kind in Asia, calls for bold, collective action. In the next 10 days, we can, and I firmly believe we can strengthen the role of international standards as the bedrock of global digital governance. One of our most urgent tasks is ensuring that AI is developed responsibly and as a force for good. As we work to drive progress in this decade and beyond, let's ensure that standards help to level the playing field for innovation. Let's align technological progress with digital inclusion. And ladies and gentlemen, together, let's write a digital future that is more connected, that's secure, that's responsible, and that is sustainable for all. Thank you, and Dhanyawad. Thank you. Thank you, Ms. Bogdan Martin. May I now request the Honourable Prime Minister of India to please launch